रुख करेंगे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की कांटे की टक्कर है और चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर हम लगातार आपको आंकड़े भी दिखा रही है। टीवी स्क्रीन पर आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि तमाम वही रुझान है जो धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर हम, क्योंकि 9:30 बज रहा है और ऐसे में ये रुझान आपके सामने, बंगाल में रुझानों में 140 है बीजेपी, रुझानों में टीएमसी 125 सीटों पर आगे चल रही है और धीरे धीरे ये बदलाव आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब बात ये है कि आगे इस जीत का दम कौन भरता है। हालांकि सभी ये कह रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना तो शुरू हो चुकी थी और ये बड़ी जानकारी তবে আগের মতো নয়, মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে। মুসলিম বেল্টে ইনিশিয়াল এই দু রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থাইস পেয়েছি, 3 गुण पेয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में बताओ, अभी जो रुझान आए हैं क्या सरकार भाजपा कर रहा है, सीटों ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड, 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग वो झूठा। और देखिए कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन कौन आगे कौन पीछे हम आपको तमाम बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनीषा सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। राजकुमार शर्मा जी है कांग्रेस से प्रवक्ता, राजेश कसेरा जी है हमारे साथ और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात कह रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप पहले अपनी बात को पूरा कर लीजिए। नाजीरा जी, मैं कह रहा था कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नारा लग रहा था जो बहुत फेमस हुआ था। नौजवान और किसान सड़क पे आके नारे लगा रहे थे कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा। उसी मैंडेट को, उसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से उनका मान सम्मान घटाया है, उन पे जो प्रेशर बनाया है, वो भी देश के लिए चिंता का विषय है। विदेशों में जो हमारी साख गिरी है, वो भी एक चिंता का विषय है। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सेवा करने के लिए वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं
और पूरा का पूरा फोकस गांधी परिवार पे राहुल गांधी पर रखते हैं। चाहे उनकी सदस्यता भंग करने का मामला हो, चाहे उनका बंगला छीनने का मामला हो, चाहे हर छोटी छोटी बात के अंदर एफआईआर दर्ज करना हो। अभी आपने देखा हर प्रवक्ता अपनी बात कहता है, तथ्यों के साथ कहता है। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कोई बात कही, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दिल्ली आकर लूम पड़ी उनके ऊपर जैसे कोई वो आतंकवादी हो। नाजीरा जी, सबको अपनी बात कहने का हक है। हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात कह सकता है। अगर वो गलत कह रहा है तो आप उसको सही साबित करिए। अगर इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, आसाम की पुलिस से आसाम समझ ले रहा है और आसाम की पुलिस अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दिल्ली में आकर डेरा डाल रही है, तो आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर बोलने की आजादी कहां है? नहीं, पर राहुल गांधी इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन किया था। मोहब्बत की दुकान तो क्या सिर्फ गठबंधन के साथियों के लिए जगह है? मोहब्बत की दुकान लेकर वो चलते हैं। अभी आपने उनका जिक्र किया है, तो बंगाल में ममता और केरल में लेफ्ट से लड़कर आप दिल्ली में दोस्ती का फॉर्मूला कहां से बेच रहे हैं? नाजीरा जी, राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोली थी और वो अभी भी चाहते हैं। नाजीरा जी, आप याद करिए आज से 20 साल पहले की, 30 साल पहले की पॉलिटिक्स। हर धर्म के लोग एक दूसरे के घर जाते थे, खुशी से जाते थे और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ गले मिलते थे। छोटा बड़ा व्यापारी भी गले मिलता था, एक दूसरे की मदद भी करता था। हर राज्य एक दूसरे की मदद करता था। हर पॉलिटिकल पार्टी भी सबकी मदद करते थे। और आजकल आप देख रहे हैं कि जब विदेश से बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तब भी विपक्ष को चाय नाश्ते पर नहीं बुलाया जाता है। आप करिए रिपोर्ट। और जो विदेश से जितने भी गेस्ट आते हैं आपके खुद के उनके साथ विपक्ष की चर्चा तक नहीं कराई जाती है। बयानों पे नहीं होते हैं। देश किसी संकट से गुजर मनीषा जी क्या कह रही हैं, आप सुन तो लीजिए। राजकुमार जी को साथ में लेकर चर्चा, राजकुमार जी, मनीषा जी कुछ कह रही है, सुन लीजिए। आप जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, एजेंसियों पे सवाल उठाते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, गलत तरीके से आप बताइए ना, आप देखना नहीं पड़ता। आप प्रूफ दीजिए किस तरीके से महंगाई चरम पर चढ़ चुकी है, छोटा व्यापारी बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन आप करते ही नहीं, क्योंकि आपके पास कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भ्रम जिस फैला तरह रही से है। काम कर रही है ना, हम इतना कहना चाहते हैं राजकुमार जी, देश हम सबका है। तभी आज दिख रहा है कि पार्टी पूरा का भी है, देश कांग्रेस का और भी देश है, की अन्य दलों का जनता भी है। विश्वास देश में जता अच्छी रही राजनीति माननीय करिए मोदी जी और पे, देश को आगे लेके उनकी जाइए। गारंटी कांग्रेस पार्टी पे। ऐसा उनको चाहती है। समझ रही है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, बस वही है, सिर्फ मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, लेकिन वहां पे वही दिल्ली में बैठ के करते हैं। बाकी जगह तो आप विपक्ष में ही है। जवाब दीजिए राजकुमार जी। कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाना चाहती है। चित्रांशी, जैसे मैंने राहुल गांधी का नाम लेने लगा, उनकी सच्चाई देश को बताने लगा। चंद्रशी, मेरा नाम एक बार फिर से बता देती हूँ, आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। चंद्रशी है मेरी मेरा साथी नाम प्रवक्ता जी। दिन भर ये लोग मोदी के गुणगान गाते हैं, मोदी जी के गुणगान गाते हैं। आप ये बताइए, और जैसे मैंने राहुल गांधी जी के लिए कोई बात बोली, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बीच में आ पड़ी, तो इससे अंदाज लगाइए कि विपक्ष को किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं। नाजीरा जी, वही भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत कर रही थी। आप दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? और हिंदुस्तान की जनता ने आप दिल्ली में क्या है, इनको ये 400 बार जाने का सपना देख रहे थे। अब ये देखिए ना, इनको 315 से 240 पे लाके टिकाया। खुद हराना चाह रही है। एक मारवाड़ी में कहावत है, टीएमसी को रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया अभी तक। हराना चाह रही है कांग्रेस, खुद चाह रही। भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट मैंडेट के साथ पूरे देश में राज कर रही थी। आज गठबंधन की सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड अभी तक जमीन पे नहीं आ पा रहा। ये चिंता का विषय है। ये सत्य है, जमीन पे आ चुका। आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास करेगी। और बंगाल की जो जीत है, आप ये देखिए, जनता दिखा चुकी है और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी सब जगह आ रही है। और अब देखिए, आप रुझान देखिए ना। राजेश जी,
राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कि रुझान अभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा कि कौन जीत रहा है, किसकी जीत होती है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं धीरे धीरे, अगर हम शुरुआत से अब तक की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें स्टालिन साहब केंद्र विरोध का ढोल पीटते रहते हैं। अब ऐसे में क्या तमिलनाडु की जो जनता है उसको वाकई दिल्ली से इतनी चिढ़ है, या फिर वो सिर्फ वोट बैंक का एक दक्षिण भारतीय मसला बना के रख दिया है उन्होंने? देखिए, मैंने इसी चैनल पे सुबह ये कहा था कि जो अभिनेता से नेता बने हैं विजय, वो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति लाने की है। और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इससे ये एक संकेत और जा रहा है कि जो अब तक का इतिहास का जो था, तमिलनाडु का जो इतिहास रहा है, उसके अंदर डीएमके या एआईडीएमके की ही सरकार रही है, उसमें बदलाव वाली स्थिति लगभग सामने जो अब तक के रुझान दिख रहे हैं उसके अंदर लग रहे हैं। और अगर विजय की पार्टी को यदि पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं एआईडीएमके या कुछ और समर्थन देकर के वो सरकार बन जाएगी, ऐसा रुझान से महसूस हो रहा है। पर देखिए, इससे दो चीज़ें बिल्कुल एक तरह से साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं जो द्रविड़ आंदोलन है उसकी जगह पे अब एक नई तरह की चीज़ आ रही है, नई दिशा आ रही है, बदलाव आ रहा है तमिलनाडु के अंदर। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि कांग्रेस, अभी राजकुमार जी जो बात कह रहे थे या दूसरी चीज़ कह रहे थे, देखिए आप सारे मुद्दे लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर मुद्दे को उठाइए, पर जनता उसको कितना एक्सेप्ट करती है उस चीज़ को भी तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि पिछले कितने इलेक्शनों से लगातार जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो मुद्दे जनता के गले नहीं उतर पा रहे हैं, जो चुनाव के अंदर वो कहीं ना कहीं वोट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि यदि इतने वर्षों के अंदर जितनी सत्ता से बाहर कांग्रेस है, अगर कांग्रेस पार्टी अकेली जिस तरह से बीजेपी ने शून्य से आगे बढ़ करके, एक से आगे बढ़ करके इस स्टेज के अंदर आई, इस तरह से कांग्रेस यदि प्रयास करती तो शायद परिणाम दूसरे होते। पर हमारा प्रयास होता है कि दिल्ली के अंदर हम आपको रोके, इसके अंदर क्या पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को रोके, कहीं तीसरी जगह पे किसी तीसरी पार्टी को रोके, तो जिस तरह से आगे चल नहीं सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो क्या है कि आप ये देखिए, पूरे कैंपेन जो चलते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जब मतदान का टाइम आने वाला होता है वहाँ पर हम सेल्फ गोल कर लेते हैं। अभी राजकुमार जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि साहब किसी प्रवक्ता ने एक अच्छी बात कही, ये कही, वो कही, विपक्ष को उसका विरोध करना चाहिए। तो पर आप देखिए कि उससे आपकी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। प्रियंका जी ने कितनी मेहनत की असम के अंदर, और उसका परिणाम क्या हुआ, एक स्टेटमेंट से, सेल्फ गोल करने से। क्योंकि पब्लिक हर चीज़ को जानती है, समझती है क्या गलत है, क्या सही नहीं है, क्या सही है। अगर वो हालात नहीं होते तो शायद हो सकता था आसाम के अंदर कुछ स्थिति कांग्रेस की बेटर होती। तो इन चीज़ों को आज, ये केवल आसाम की बात नहीं है, आप जो भी जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के इलेक्शनों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमेशा सेल्फ गोल होता है और उसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ अपने एक इंटरनली कुछ चीज़ों पे आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों हमारे प्रवक्ता या क्यों हमारे कोई प्रतिनिधि इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली विपक्ष जहाँ भी लामबंद होता है तो एक तरफ इशारा होता है बीजेपी भी नहीं, केवल मोदी, और वो मोदी को उसका फायदा मिल जाता है। इस चीज़ को समझने की जब तक कोशिश नहीं विपक्ष नहीं करेगा तब तक बीजेपी के पक्ष के अंदर ये सारी चीज़ें बनती जाएगी। इस चीज़ों को समझना होगा अच्छी तरह से। ठीक है राजेश जी, क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रवाद, इन 5 राज्यों में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहा? देखिए, दोनों ही पहलू है, क्योंकि अभी केंद्र के अंदर पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरे देश की जनता को पता है पिछले 12 सालों के अंदर देश में क्या कुछ घटा है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जो पहचान है वो किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, और राष्ट्र के अंदर भी जो केंद्र सरकार फैसले ले रही है वो जनता के कितने हित में है और कितना उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता देखती है। इसके अलावा लोकल इश्यूज तो हमेशा काम करते हैं चंद्र जी। तभी आप देखिए असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो बचे हुए तीनों राज्यों के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पिछले 3 टाइम से लगातार शासन में, वहां पर एक बदलाव की आंधी नजर आ रही है। इसी तरह से हम केरल में देख रहे हैं तो वाम दल का आखिरी गढ़ है जहां पर लेफ्ट शासन कर रहा था। यदि उनके हाथ से चिंता है तो वो भी पूरे देश के अंदर 0 पर आ जाएंगे। और इसी तरह से हम देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, वहां पर भी जो मौजूदा सरकार है उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है जीत के लिए। और जो नई पार्टी है
थलपति विजय की, वो डीएमके से आगे चल रही है, तो वहां भी सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। तो ये जरूर क्षेत्रीय मुद्दे हैं जहां पर लोगों को लगा होगा कि सरकार काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। तो ये सारे पहलू है जो दोनों ही फ्रंट पर काम करते हैं। कि लोग देखते हैं कि नेशनल सिनेरियो क्या है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और स्टेट के इश्यूज तो होते ही है क्योंकि लोग वहां पर रहते हैं, वो सरकार को कामकाज करते हुए देखते हैं। तो दोनों महत्वपूर्ण पहलू है जो हर जगह काम करते हैं। इस पूरे चुनाव के अंदर चंद्र जी हम देखें 5 राज्यों में, तो 2 या 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए कि वो ही कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन या बदलाव के भागीदार बने हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा था इन चुनाव के अंदर वो था विपक्ष की तरफ से एसआईआर का। उन्होंने एसआईआर का भरपूर विरोध किया, और बंगाल के अंदर तो जो ममता बनर्जी ने उनको किस कदर चुनौती दी चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी, वो सभी ने देखा है। तो यहाँ पर एसआईआर के बाद जो तूफान उठा, तो आप देखिए 90% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हुई, तो एक बड़ी चीज है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है चंद्र जी, वो रहा महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने चुनाव के बीच के अंदर इस मुद्दे को जो है वो संसद के अंदर विधेयक के रूप में पेश किया और उनको पास कराने की कोशिश की, और जब वो विधेयक गिर गए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर इस बात को जो है लागू करने की कोशिश करी कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है और वो नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और वो आ गया है। तो आप देखिए कि उसके बाद किस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिला है। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाजपा की चुनावी रणनीति। वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए, क्या उन्होंने जनता के दिल को टटोला, वो विपक्ष बिल्कुल नहीं भाप पाए। और कहीं ना कहीं राजेश जी, पुडुचेरी की अगर मुद्दों की बात करें तो पुडुचेरी में कहते हैं कि चेहरा चुनाव जिताता है, लेकिन वहां के जो वोटर वो इतने वफादार है कि मुद्दों को घर छोड़कर आते हैं और सिर्फ चेहरे को देखकर ही वोट कर देते हैं। तो इसका क्या अच्छा असर पड़ता है या वहां पर गड़बड़ हो जाती है? जैसे ही चुनाव जीतकर जो भी आता है और फिर मुद्दों पर जो बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर ही चुनाव किया जाता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए पिछले कुछ समय से चंद्रजी हम राजनीति का अगर पॉलिटिकल सीनेरियो देखें तो जनता अगर एक बात से सबसे ज्यादा नाराज होती है तो वो होती है करप्शन, भ्रष्टाचार। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रयास करते हैं कि इन मुद्दों से काफी दूर रहे, कम से कम भ्रष्टाचार के दलदल में तो नहीं आए। अगर हम पुडुचेरी की सरकार को देखें, चाहे आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को देखें, ये भले ही ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। बंगाल में भावनीपुर लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी क्या कुछ जानकारी देते हैं आपको बता दें। स्ट्रांग रूम के बाहर नारेबाजी देख लीजिए। भैया अभी तो नतीजे ही नहीं आए, अभी से नारेबाजी और जश्न शुरुआत। नतीजे आ चुके हैं। जिस दिन 29 तारीख को मतदान किया, लोगों ने नतीजे जाहिर कर दिए थे कि 80 साल के बाद भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बंगाल आज भी गुलाम था। आजाद हो रहा है, आज आजाद नहीं आजाद हो चुका है। आज आजाद होगा। 35 साल तक लेफ्टिस्ट ने गुलाम रखा, 15 साल से कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, यहाँ पर इतने लोग परेशान थे। खुल के मतदान किया, 92% मतदान, यानी एक जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। इस बार शुभेंदु अधिकारी जो अभी कह रहे थे, कुछ देर पहले कह रहे थे सनातन को बचाने का चुनाव है। ये सनातन को वास्तव में बचाना, यदि भैया तिलक वाले आगे आइए, आगे आइए। क्या बोल रहे हैं? अभी तो नतीजे भी नहीं आए भैया, शुरुआती रुझान है और इतना जश्न। हम लोग को मालूम है, हम लोग जीत रहे हैं, जीत गए हैं। उल्टा ना हो जाए, कुछ नहीं उल्टा होगा। जनता ने मत बना लिया है बीजेपी सरकार। ये तस्वीर आप देख लीजिए जस्ट की, ये भवानीपुर में जहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में मुकाबला है। नारेबाजी, उनका जोश। बोलिए चलिए, तो भवानीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर लोगों में अलग तरीके का जोश नजर आ रहा है। मनीषा जी, अभी तक सिर्फ रुझान आ रहे हैं, लेकिन भवानीपुर में तो लगता है लोगों में अलग ही जोश नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान भी, स्टेटमेंट भी हमने सुना था जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कहा कि सनातन को बचाने के का ये चुनाव है। इनको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मनीषा जी ठीक से, एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी चंद्रशी, मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इन सबको देखकर कि देखिए कितने उत्साहित है ये, कितने आज
कहाँ पे कहीं भय का माहौल हुआ करता था, लोग अपनी बात नहीं बोल पाते थे, और आज ये लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उत्साहित हैं। तो देखिए ये भी एक बदलाव है। आप देखिए सुशासन की जो बयार चली है, आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की अन्य राज्यों में सुशासन जो हुआ है, जो अलग अलग मुद्दे हुए, जैसे अभी बात हुई थी भ्रष्टाचार की भी, तो भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो रही है हमेशा से जो नीति रही है, तो आप देखिए कि यहाँ पे विश्वास है, ये जन विश्वास की जीत होगी। और आप ये देखिए कि जन विश्वास अभी से दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को ही जनता ने बता दिया था कि कौन आने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पे जन विश्वास की जीत है ये, और जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है, जो कि उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे जताया है। जिस तरह से मोदी जी ने वहां पे कहा था कि देखिए जो हिंसा, जो दबाव है, इसका माहौल खत्म होगा, जो भय होगा वो खत्म होगा, वो दिख रहा है आज अभी आपने भवानीपुर की जनता जो है वो दिखा पा रही है अपनी जो इच्छा, जो अपनी खुशी है वो जाहिर कर पा रही है। करप्शन खत्म करने के लिए कहा, हर करप्शन खत्म होगा, और टीएमसी में जिसने करप्शन किया है वो लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो ये देखिए, ये उनका उत्साह है, ये दिख रहा है कि हाँ उन्हें लग रहा है कि सब चीजें, ये बदलाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जेल में होगी उनकी जगह। आप देखिए जिन्होंने भय की राजनीति, करप्शन की राजनीति की है, तो उनके ऊपर वो कार्रवाई होने वाली है। शरणार्थी हैं, उनको हक मिलेंगे। और अब देखिए जो घुसपैठी हैं, जिनको बार बार बचाया जा रहा था, चाहे एसआईआर के विरोध के लिए मान लीजिए, या हर तरह से उनको बचाया जा रहा था, तो उनको खदेड़ा जाएगा। तो बंगाल की जो जनता है वो पूरी तरह से ये मान चुकी है कि अब सुशासन आएगा बंगाल में, बंगाल का विकास होगा, बंगाल एक तरह से जो कह रहे हैं कि आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, जो इतने सालों से नहीं हुआ। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी अभी देख के कि ये सब चीजें, एक उत्साह है, एक जो कहते हैं ना सकारात्मकता है जो दिख रही है। और बिल्कुल उनकी जो जनता जो चाहती है, जनता जनार्दन है, तो वो करके रहेंगी, वो सब समझती हैं। आप देखिए कि जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो झूठ, भ्रम, तुष्टीकरण, ये सब परे है, सब पहचानती है जनता, सब जानती है, उन्हें पता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे उन्होंने कितना ही एसआईआर की विरोध की बात कर लीजिए, चाहे एजेंसियों पे सवाल उठा लीजिए। अभी जो मेरे भाई है राजकुमार जी, वो बता रहे थे, तो वो सवालों, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये विरोध की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी राजेश जी ने कहा अगर इनके पास मुद्दे होते तो अभी इनकी भी तस्वीर कहीं ना कहीं बदली होती। इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये हमेशा बस विरोध कर रहे हैं। जो हमारे जो कार्य होते हैं, नारी शक्ति वंदन, ठीक, उसको अगर जल्दी लागू ठीक है। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है बताने के लिए, उनके पास कोई बात नहीं कहने के लिए, और बदलाव की तो बात भूल ही जाइए, आप यही कहना चाह रही हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी आप सभी से, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी हम आपको लगातार रुझान बताते रहेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है, लेकिन घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है। देखना ही होगा कि बाजी कौन मारता है। बने रहिए इसी राजस्थान के साथ।